हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12 का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। मतलब ये कि ये डिफिनीशन आते हैं द ब्रांच of physics which deals with the study of electric charge, electric field, electric potential, etc. is called electrostatics. ओके तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स में मैटर के दो स्टेट हो सकते हैं, एक होता है रेस्ट, दूसरा होता है मोशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या बिहेवियर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारे के सारे इसके प्रॉपर्टीज है जब वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे के सारे कैरेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं किसके? इलेक्ट्रिक चार्ज के। कब? जब वो रेस्ट में होता है। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? पहला क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण जिसको कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू व्हिच it exerts and experience electric force। ठीक है, तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू व्हिच इट एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब फोर्स लगाता भी है, एंड एक्सपीरियंसेज, फोर्स को एक्सपीरियंस भी करता है। दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको समझने के लिए हम जरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए कोई एटम है, अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है P इक्वल टू E, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन जाएगा A प्लस।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर इंड्यूस होगा। दूसरा है बी एटम, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ए +1, बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बी पर -1 चार्ज। अब इस दोनों के बीच क्या होगा, इस दोनों के बीच होगा एट्रैक्शन, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आगे हम देखेंगे। और सिमिलर चार्जेस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन होता है। सपोज एक तीसरा एटम है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पर अब क्या हो जाएगा, गेन किया है तो -1 चार्ज। अब इस दोनों नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच होगा रिपल्सन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हुआ किसके कारण, और बी और सी के बीच में रिपल्सन हुआ किसके कारण। तो सारे सवाल का जवाब है कौन, इन सबों में एक ही टर्म कॉमन है और वो है इलेक्ट्रॉन। ए पर पॉजिटिव चार्ज हुआ ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसके कारण। बी पर नेगेटिव चार्ज हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सी पर भी नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ए और बी के बीच अट्रैक्शन हुआ किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं किया होता ए ने तो इस पर नेगेटिव नहीं आता, और बी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया होता तो इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। और जब तक ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नहीं होता, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता था। सिमिलर थिंग यहां भी है, बी ने भी गेन किया और सी ने भी गेन किया, दोनों पर हो गया नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेज रिपेल, इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्टिव होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव, दूसरे ने गेन किया तो नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, सॉरी एट्रैक्शन होता है, और इस दोनों के बीच रिपल्सन होता है। अब यहां एक सवाल उठ सकता है कि इनके बीच अट्रैक्शन हुआ, इसका रूट कॉज क्या था, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, तो जवाब देंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बी और सी के बीच में रिपल्सन हुआ किसके कारण हुआ, तो जवाब है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले 600 BC में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो थेल्स ऑफ मिलेटस, एक ग्रीक फिलोसफर थे, 600 BC में यह थ्योरी दिया था। तो concept of frictional electricity, इसी का दूसरा नाम, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी का दूसरा नाम है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा नाम ही कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट किसने दिया, वाज गिवन बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। कब, 600 BC। तो 600 BC में सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने कॉन्सेप्ट दिया किसका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें आप पढ़ेंगे कि चार्जिंग का पहला मेथड होता है चार्ज बाय रबिंग या चार्ज बाय फ्रिक्शन, कि चार्ज को प्रोड्यूस करने का पहला तरीका क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब हो गया रबिंग, एक दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ कर हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, थेल्स ऑफ मिलेटस ने।
अब टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये किसने कहा? तो ये कहा था डू फे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पोलैरिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज किसने दिया था? तो विलियम गिलबर्ट ने। विलियम गिलबर्ट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज का पोलैरिटी फिक्स किया, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं ये दिया था डूफे ने, और चार्ज एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज निगेटिव होता है। ये किसने कहा? तो ये कहा था विलियम गिलबर्ट ने। फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच फोर्स का वैल्यू किसने दिया था? तो ये दिया था कूलम्स ने, जिस पर हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसके द्वारा? तो बाय कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ से हम निकालते हैं, ठीक है। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? तो आर ए मिलीकन ने। आर ए मिलीकन ने चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैलकुलेट किया था। तो ये कुछ ऐसे जीके टाइप क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब now E by M ratio, E by M ratio इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। ओके, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो ये होता है E by M रेशियो, ठीक है। E by M रेशियो का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और M फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इस दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्या होगा? तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, -19 + 31 डिवाइड कीजिए, सेवन ये आता है 0.176 इंटू 10 टू दी पावर 12 इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। ये E by M का वैल्यू होता है, खास ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये एग्जाम में। E by M रेशियो, E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड किया, आया वैल्यू 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। ओके, अब ये था आपका E by M रेशियो। नाउ
टू लाइक चार्जेज, टू लाइक चार्जेज मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, रिपेल। टू लाइक चार्जेज रिपेल, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। टू अनलाइक चार्जेज, प्लस माइनस, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है, तो टू लाइक चार्जेज के बीच रिपल्सन और टू अनलाइक चार्जेज के बीच अट्रैक्शन। अब कुछ क्वांटिटीज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है बेसिक चार्ज। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्जेज क्वांटाइज, तो ये बेसिक चार्ज होता है। बेसिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सी, इट इज कॉल्ड बेसिक चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मास, ME, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ डाटा है, काफी वैल्यूएबल डाटा है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज होता है। ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन, MP, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, MN, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अच्छा, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतना ही होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना? इसको लिखते हैं प्लस ई, मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सी, और इसको क्या लिखते हैं? माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, बस यही डिफरेंस है। तो इतना था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम आगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है कि हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, दो अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मेथड कि दो अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी भी दो अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का एक ही तरीका है कि बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय द रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एटम उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, मेथड्स चाहे जितने भी हो, बट चार्जिंग का यही तरीका होता है। तो पहला तरीका है बाय रबिंग, या इसको कहते हैं बाय फ्रिक्शन, कि चार्ज बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्ज कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है ये हम देखेंगे। ये थ्योरी कहता है इसका कि दो इंसुलेटेड बॉडी को अगर यूनिडायरेक्शनली रगड़ा जाए, मतलब इसको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके समझेंगे तो इसके लिए तीन कंडीशन है। कंडीशन ए, टू इंसुलेटिंग बॉडी, इट मस्ट बी टू इंसुलेटेड बॉडीज। पहला कंडीशन, टू इंसुलेटेड बॉडीज। अब टू इंसुलेटेड बॉडीज ही क्यों लेते हैं, टू कंडक्टिंग बॉडी क्यों नहीं लेते, या एक कंडक्टिंग एक इंसुलेटिंग क्यों नहीं लेते, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल ये पहला कंडीशन है कि इट मस्ट बी टू इंसुलेटेड बॉडीज, दो इंसुलेटेड बॉडीज होने चाहिए। बी, रबिंग मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल,
रबिंग क्या होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड द थर्ड इज वन ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी स्टैटिक। दो में से एक बॉडी क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये दोनों, ये मार्कर है, दोनों इंसुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। अब पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि बोथ आर इंसुलेटेड बॉडी। अब रबिंग कैसे होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे रबिंग दो तरीके से होता है। अब जैसे ये रबिंग है, इसमें दो डायरेक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे रब करें तो इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो यहां रबिंग कैसा होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। और तीसरा, यूनिडायरेक्शनल रबिंग तभी हो सकता है जब दो में से एक बॉडी क्या हो? रेस्ट में हो, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस है। अगर आप चाहते हैं कि रबिंग के द्वारा या बाय फ्रिक्शन चार्ज प्रोड्यूस कराया जाए, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाए, इसके लिए आपको ये तीन मतलब कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो मान लेते हैं कि दो बॉडी है ए और बी, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे, ये एक बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है, तो एक पर आएगा प्लस चार्ज और दूसरा पर आएगा सिमिलर माइनस चार्ज, ठीक है। एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, व्हेन रबिंग कंप्लीट्स, rubbing completes, both bodies are charged equally, but opposite. Both bodies are charged equally, but opposite. एक पर जितना प्लस, दूसरे पर उतना ही माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि दोनों, हाँ, शुरू में मैंने कहा था कि दोनों कंडक्टिंग बॉडी क्यों नहीं ले सकते। देखिए, कंडक्टिंग बॉडी में रबिंग होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो चार्ज हमारे बॉडी के थ्रू चला जाता है अर्थिंग में, ठीक है, क्योंकि रबिंग करेंगे तो हम अपने हाथ से पकड़ के करेंगे, तो वो चार्ज चले जाते हैं, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इंसुलेटेड बॉडी का एक खास प्रॉपर्टी है कि चार्ज अगर इस एरिया में, ये पूरे के पूरे बॉडी का केवल इस हिस्से में अगर चार्ज है, तो इस हिस्से में, बाकी बचे हिस्से में चार्ज कंडक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज इंसुलेटेड। तो जो चार्ज जहां प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू रबिंग, वो केवल उसी एरिया तक रहता है। ये इसकी एक खास बात है। बट कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज कहीं भी दे, बिल्कुल एक टिप पर भी अगर चार्ज दे दिया गया, तो वो केवल वही नहीं रहेगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाता है। इट इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बट इंसुलेटर में खासियत क्या है कि जो कनेक्टेड एरिया है, जो रब्ड एरिया है, चार्ज केवल उसी एरिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक, बाकी एरिया में चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। इसीलिए हम इंसुलेटेड बॉडी का यूज करते हैं। अब चार्ज हमने यहां से इसको पकड़ा हुआ है, चार्ज यहां प्रोड्यूस हुआ, अगर ये कंडक्टर होगा तो पूरे बॉडी में फैलेगा और इसके थ्रू हमारे बॉडी में आएगा, हमारे बॉडी के थ्रू चला जाएगा अर्थिंग में, ठीक है। तो इंडक्ट, ये जो रबिंग का प्रोसेस है, रबिंग में जो चार्ज प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कंडक्टर बॉडी का यूज नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके लिए एक टर्म यूज होता है, हम लोग करते हैं वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? तो वर्क फंक्शन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ये न्यूक्लियस, इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां? एक जगह न्यूक्लियस में,
बट इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं होते, मतलब नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं होते, वो अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। अब शुरू में ही आपको कहा कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, इसके दो ही तरीके हैं, या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है, ये हर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज और बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ये भी पढ़ा, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखता है। अब अगर हमको इस एटम को चार्ज करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसके लिए एनर्जी खर्च करना होगा। कितना, तो उतना ही मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जितना ये न्यूक्लियस इसको अपने साथ बांधे रखने के लिए खर्च कर रहा है। सपोज अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधे रखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च कर रहा है, तो हमको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इमिट कराने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है, तो 1 eV है। ठीक है, कम से कम कितना एनर्जी चाहिए हमको, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक, इससे कम एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। दिस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट एटम। ठीक है, मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो अगर इस एटम के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस एटम का वर्क फंक्शन कितना होगा, 1 eV। अब अलग अलग एटम के अलग अलग वर्क फंक्शन, मतलब ये वर्क फंक्शन होते हैं। अब कोई एटम होगा जिसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जिस पर न्यूक्लियस का 2 eV एनर्जी खर्च हो रहा होगा, तो जितना ये न्यूक्लियस एनर्जी खर्च करता है इलेक्ट्रॉन को खुद से बांध कर रखने के लिए, दैट रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट एटम। तो इसके लिए 1 हो गया, दूसरे के लिए 2, जिसके लिए जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन, उतना एनर्जी उस एटम का वर्क फंक्शन कहलाता है। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, डिफिनीशन इसका क्या कहता है, तो डिफिनीशन कहता है द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू emit an electron from an atom is called work function. ठीक है, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू emit an electron from an atom is called work function. ठीक, अब वर्क फंक्शन का यहां चार्ज से क्या लेना देना है, तो देखिए 2 बॉडी है डिफरेंट, ए और बी डिफरेंट बॉडीज है, दोनों के वर्क फंक्शन डिफरेंट है। जब इनको रब किया जाता है, तो आपको पता है रबिंग या फ्रिक्शन में हीट जनरेट होता है। इट इज द बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। 2 बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा तो उनके बीच क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। तो अब मान लीजिए कि एक एटम ए का वर्क फंक्शन है 1 eV और एटम बी का वर्क फंक्शन है 1.5 eV। ठीक है, ए का वर्क फंक्शन हो गया 1 eV और बी का वर्क फंक्शन हो गया 1.5 eV। अब हम क्या करते हैं, दोनों को रब करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, 0 से 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 9, 10। जैसे ही 1 पर पहुंचेगी, तो इसका तो वर्क फंक्शन 1 है, बट इसका क्या है 1.5। तो एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो 0 से बढ़ रही थी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 7, 8, 9 एंड आफ्टर ऑल 10, दैट 10 मींस 1 eV। जैसे ही 1 eV पर पहुंचेगा वो एनर्जी, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ए का, वो इमिट हो जाएगा। बट बी वेट करेगा कब तक, 1.5 पहुंचने तक, क्योंकि जब तक एनर्जी इसका 1.5 eV तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इसका इलेक्ट्रॉन, एटम बी का इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक, तो
ये 1 पर इमिट हो जाता है, ये 1.5 पर इमिट हो जाता है। इसका एक जैसे ही पूरेगा तो 1.5 से पहले 1 eV आता है, इसका 1 eV जैसे ही पूरा हुआ तो ये क्या करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे ही ये लूज करेगा इस पर कौन सा चार्ज, +1। कांटेक्ट में कौन है, B, ये क्या करेगा, गेन करेगा, इस पर कितना चार्ज, -1 चार्ज। इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कि जिनका वर्क फंक्शन लो होता है वे लूजर्स होते हैं। वे क्या होते हैं, लूजर्स, इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं। और जिनका वर्क फंक्शन हाई होता है वे इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और गेनर पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वे क्या होंगे, लूजर होंगे, और लूजर्स पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट मिल गया कि जिस मैटर का, जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन लो होता है उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है उस पर कौन सा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज। तो इस वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से बॉडी पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप वर्क फंक्शन के बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। यहां हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ए बॉडी विथ लो वर्क फंक्शन loses electron and becomes positive, दूसरा, a body with high work function gains electron and becomes negative। मतलब कॉन्सेप्ट को कंसाइज करें अगर हम, तो लो वर्क फंक्शन, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको कंसाइज करते हैं, छोटे में याद रखना। लो वर्क फंक्शन मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। हाई वर्क फंक्शन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। बस इतना ही याद रखना है आपको कि लो वर्क फंक्शन पॉजिटिव चार्ज, हाई वर्क फंक्शन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था आपका चार्जिंग बाय रबिंग। अब दूसरा मेथड है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ, व्हिच इज कॉल्ड कंडक्शन। दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या है कंडक्शन? वेरी सिंपली, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, दूसरा अनचार्ज बॉडी है, बी अनचार्ज है, ए चार्ज। इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है, तो चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, चार्ज ए से निकलकर कहां जाएगा, बी में जाएगा मोस्ट कॉमनली। ठीक, कहिएगा इसमें नया क्या है, ये तो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू द कंडक्टर इसी मेथड से, कि अगर बोर्ड से करंट लेना है तो हम क्या करते हैं, वायर यूज करते हैं। अब जहां तक ले जाना हो थ्रू द वायर करंट कंडक्ट होता है, वो करंट की बात है। बट यहां हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो होता यहां भी वही है, बट क्या होता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सारा का सारा, ए का सारा चार्ज बी पर ट्रांसफर हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। चार्ज का फ्लो ए से बी की ओर जरूर होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक दोनों इक्वल चार्ज पर नहीं आ जाते। कंडक्शन की यही खासियत होती है कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। सपोज इस पर अगर Q चार्ज है, Q1 बराबर Q, और इस पर चार्ज क्या है, Q2 बराबर 0। मतलब बिफोर कंडक्टिंग द वायर ये क्या है,
तो ये है कंडक्टिंग वायर। अच्छा, कंडक्टिंग वायर जोड़िए या इसको डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ले आइए, कहानी सेम होगी। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ा तो इस पर चार्ज क्यों था, इस पर चार्ज क्या है, कुछ चार्ज नहीं है, नो अनचार्ज बॉडी है। जैसे ही हमने जोड़ा अब क्या होगा कि दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा, QA इक्वल टू QB, Q1 प्लस Q2 बाय 2। ठीक है, ये केस फर्स्ट है इसका। केस फर्स्ट ये है कि ये चार्ज है और ये क्या था, अनचार्ज। कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, अब चार्ज का डिवीजन क्या हो जाएगा, इक्वल डिवीजन, जितना ए पर उतना ही बी पर, बट कितना, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 कितना था, Q2 0 बाई 2 क्या हो गया, Q बाई 2। मतलब ए और बी दोनों पर चार्ज का डिवीजन इक्वल हो जाता है। ये केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट इन द सेंस कि एक चार्ज बॉडी था, दूसरा अनचार्ज बॉडी था। अब केस सेकेंड में हम देखेंगे कि अगर दोनों चार्ज बॉडी हो तो क्या होगा। दोनों चार्ज बॉडी है तो कहिएगा कि फिर कंडक्शन की तो जरूरत ही नहीं होगी। कंडक्शन किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब टू मेक द बॉडी, टू मेक द अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस है। तो लेकिन अगर दोनों चार्ज बॉडी हो तो फिर कंडक्शन की क्या जरूरत है। कंडक्शन की जरूरत तब होती है कैसे होती है, तो ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है कि एक बॉडी पर चार्ज ज्यादा है दूसरे पर कम है, तो दोनों को इक्वलाइज कर दे। केस सेकेंड, अब फिर से हम लेते हैं बॉडी ए, इस पर मान लीजिए Q1 बराबर Q है। दूसरा बॉडी हम लेते हैं B, इस पर चार्ज है, इस पर Q2 बराबर है Q/2, दोनों को जोड़ दिया। ठीक, अब चार्ज फ्लो होगा A से B की ओर, QA बराबर QB, कहानी सेम, कॉन्सेप्ट सेम, Q1 प्लस Q2 बाय 2, कॉन्सेप्ट वही है। दोनों चार्ज के सम का रेशियो, मतलब एवरेज वैल्यू निकालते हैं। Q प्लस Q/2/2, 3Q/2/2, 3Q/4, यानी दोनों पर चार्ज क्या हो जाएंगे, फिर भी सेम हो जाएंगे, बट एक डिफरेंस हुआ कि पहले ये बड़ा चार्ज था, ये छोटा चार्ज था, बट आफ्टर द कंडक्शन दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम। मतलब चार्ज इक्वलाइज हो गया, किसके कारण, ड्यू टू कंडक्शन। तो कंडक्शन की खासियत यही है कि ये चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच शेयरिंग ऑफ चार्ज से दोनों को क्या करता है, इक्वलाइज कर देता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, ये सेकेंड मेथड। नाउ कम टू द थर्ड मेथड। Third method and most important method, by induction। थर्ड मेथड क्या है, इंडक्शन। ये स्पेशल मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आए बिना चार्ज क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, इंड्यूस का, इंडक्शन, ये वर्ड आया है इंड्यूस से। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित कर देना। ठीक है, प्रेरित कर देना मतलब क्या, खुद इन्वॉल्व नहीं होना, बट बाय योर एक्टिविटी, बाय योर प्रेजेंस। आप अगर किसी को इंड्यूस कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं, हिंदी में मतलब होता है प्रेरित कर देना, कि आप किसी के बात से या किसी के मतलब काम से प्रेरित हो जाते हैं, किसी के स्टाइल को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरित हो जाना। अब किसी हॉलीवुड स्टार या बॉलीवुड स्टार के फैशन स्टेटस को आप कॉपी करते हो, तो वो आपको कहने नहीं आता है कि हाँ मेरा ये स्टेटस है, हम इस तरह का कपड़ा पहनते हैं, आप भी पहनो, बिल्कुल कहने नहीं आता है। तो आप उसके पहनावे को देखकर प्रेरित हो जाते हैं और वैसा ही पहनना शुरू कर देते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंडक्शन। वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, बट ओनली प्रेजेंस ऑफ द
that person you are induced to do the same work। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन में? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्या है कि एक ये है पीथ बॉल। पीथ बॉल जनरली एक अरेंजमेंट होता है, ये कंडक्टर है और ये नीचे का हिस्सा होता है इंसुलेटर। मतलब ऐसा समझो कि किसी मेटल स्फीयर को किसी प्लास्टिक के स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है। ये मेटल कंडक्टर हो गया, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और इसको फिक्स कर दिया गया किस पर? इंसुलेटर। ठीक, अब ये अनचार्ज है, ये अभी क्या है? अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या हो गया? P इक्वल टू E, मतलब Q नेट बराबर 0। अब ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है P बराबर U, P बराबर E, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका दूसरा मतलब भी होता है Q नेट इक्वल टू 0। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो लिख देते हैं अनचार्ज बॉडी दैट मींस Q बराबर 0। इट इज टोटली रॉन्ग, ब्लंडर है ये। Q बराबर 0 नहीं, Q नेट इक्वल टू 0। Q नेट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? कि किसी भी एटम में दो एटम, मतलब दो चार्ज तो जरूर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। हर एटम में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेफिनेटली होते हैं, इनके बिना एटम हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई एटम अनचार्ज है, दैट मींस जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। ठीक है, मतलब +5e है तो -5e होना ही पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो सम आया, इट इज कॉल्ड Q नेट, नॉट Q। कहेंगे इसको Q नेट, कि अगर किसी एटम का Q नेट क्या होता है? 0 होता है। Q नेट का मतलब क्या? तो सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं अनचार्ज बॉडी। और बॉडी अनचार्ज तभी होता है जब P बराबर E होता है। तो अब यहां बॉडी ये अनचार्ज है, दैट मींस P बराबर E, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके नजदीक में क्या करना है? एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आओ, निगेटिवली चार्ज भी ला सकते हो, हम आगे करेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड सटाना नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, बट क्लोज, वेरी क्लोज टू द पीथ वॉल। ये जो चार्ज रॉड है ये पीथ वॉल के बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक है, सटा देंगे तो फिर कंडक्शन हो जाएगा, बट हमको करना क्या है? इंडक्शन विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। खास मतलब इंफेसाइज किया जाता है इस वर्ड पर। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज बाय कमिंग इन, विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। मतलब ए चार्ज बॉडी इंड्यूसेस चार्ज टू ए अनचार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी में चार्ज इंड्यूस करेगा, कैसे करेगा? खास बात क्या है इसकी? तो विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, इस दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव है तो यहां क्या करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब फिर मन में एक शंका आएगी आपको कि भाई इसमें पॉजिटिव निगेटिव कहां से आया? तो यहां से आया। मैंने शुरू में कहा कि ये अनचार्ज बॉडी है, इसमें जितना ये प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। अनचार्ज बॉडी है तो आप भूल से भी ये मत समझिएगा कि इसमें ना तो प्रोटॉन है ना ही इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है, ऐसा भूल से भी मत सोचिएगा। सोचना क्या है कि इसमें दोनों है, बट सम ऑफ द बोथ इज 0। दोनों का सम क्या है? 0 है। दोनों के चार्ज का सम क्या है? 0 है। तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपेल किया। अब इसको क्या करेंगे? अर्थिंग से जोड़ दें। अर्थिंग से जोड़ दिया। अब अर्थिंग से जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों तो अट्रैक्टेड है, अलग होंगे नहीं, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या कहते हैं? अपोजिट चार्ज कोई है ही नहीं। मतलब कहने का है कि इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज इन द सर्किट। और अर्थिंग में हमेशा एक्स्ट्रा चार्ज ही जाता है, इसीलिए
ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा अर्थिंग में। अब हमको करना क्या है, तो करना ये है कि अब बच गया केवल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस रॉड को हटाएंगे। ठीक, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे पीथ बॉल पर फैल जाएगा। ये जो कंडक्टिंग बॉल है इस पर ये पूरा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इट इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर कि चार्ज कहीं भी दिया जाए फैल जाएगा पूरे में। तो इस तरह से ये 4 फिगर आपको ये रिवील करता है कि इंडक्शन कैसे होता है। इनिशियली फिगर 1 में ये क्या था, अनचार्ज था। ठीक, सेकेंड में क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लाया, सटाएंगे नहीं तो कंडक्शन हो जाएगा, फिर इंडक्शन नहीं होगा। जो इसको करीब लाते हैं तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, कर दिया। अब थर्ड केस मतलब थर्ड फिगर में क्या किया, इसको अर्थिंग से जोड़ दिया। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज था सर्किट में पॉजिटिव वो चला गया अर्थिंग में। अब बचा क्या इस पर, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पूरे कंडक्टर पर फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो बॉडी अनचार्ज था अब लास्ट में क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, पूरे प्रोसेस में खास बात ये रही कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज के बीच में कहीं कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज का था। अब सवाल ये भी उठेगा कि क्या हम निगेटिव चार्ज लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यही रहेगा। अब क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज देखिए अब यहां क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव को, रिपेल करेगा किसको, नेगेटिव को। अर्थिंग में जाएगा कौन, नेगेटिव। ठीक, बचेगा कौन, पॉजिटिव। ठीक है, तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज लिया तो यहां क्या हो गया, रॉड के करीब पॉजिटिव, दूर हो गया नेगेटिव। अर्थिंग में कौन जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज यहां कौन है, नेगेटिव, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, मतलब इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये चला गया अर्थिंग में, बचा क्या, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पूरे चार्ज में मतलब पूरे कंडक्टर में फैल जाएगा। इस तरह से एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी में, एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और चार्ज का इंडक्शन इस तरह से होता है। अब ये तो था सिंगल पीथ बॉल का इंडक्शन। अब हम लोग चलते हैं डबल पीथ बॉल का इंडक्शन कैसे होगा। डबल पीथ बॉल का मतलब हो गया कि 2 पीथ बॉल बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में। ठीक है, छोटा बड़ा हो गया ये 2 पीथ बॉल ले लिया। ये क्या है, तो ये अनचार्ज है। अनचार्ज है तो क्या, तो ये कि P बराबर E। अब क्या करेंगे, इसको सटा रहने दें, इसके नजदीक पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे। क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा। देखिए अट्रैक्शन और रिपल्सन का डायग्राम से कैसे पहचानेंगे हम। अट्रैक्शन अगर 2 चार्जेस के बीच होता है तो डिस्टेंस घटती है। अट्रैक्शन का मतलब लोअर डिस्टेंस और रिपल्सन का मतलब हायर डिस्टेंस। तो ये यहां आकर मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, पीथ बॉल बी पर, नेगेटिव कहां रह जाएगा, ए पर। अब करना क्या है, तो करना यह है कि सावधानी से एक हाथ से इसको पकड़िए, एक हाथ से इसको पकड़िए, दोनों को एक साथ अलग कर दीजिए। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ अलग कर देंगे। नतीजा क्या होगा कि एक पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां एक साथ दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस से कहलाता है कंडक्शन, इंडक्शन। अब इन मेटल्स इंडक्शन इज 100%। मेटल्स में या कंडक्टर कह लीजिए, इंडक्शन इज 100%। ठीक है, मेटल या कंडक्टर में इंडक्शन क्या होते हैं, 100% होते हैं। दूसरे मैटर्स में इंसुलेटर्स हो गए या सेमीकंडक्टर्स हो गए, उसमें इंडक्शन 100% नहीं होते। ओके, तो ये था आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग में।
तो इस टॉपिक को यही विराम देते हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, थैंक यू।